जिंदगी में अक्सर ऐसा नहीं लगता कि हम एक ही समय में 100 अलग अलग दिशाओं में खिंच रहे हैं। काम का तनाव है, रिश्तों की उलझनें, फिर ये 24/7 न्यूज़ साइकिल और सोशल मीडिया का शोर तो है ही। इन सब के बीच मन की शांति एक लग्जरी जैसी लगती है ना। ऐसा लगता है कि शांति पाने का एक ही रास्ता है कि सब कुछ छोड़ के कहीं भाग जाओ। पर क्या ये सच है? क्या शांति पाने के लिए वाकई दुनिया से भागना जरूरी है, या फिर इसे इसी केओस के बीच रहकर पाया जा सकता है? आज हम जिन सॉसेस पर बात करने वाले हैं वो इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये जेम्स एलन की 100 साल से भी ज्यादा पुरानी किताब है द वे ऑफ पीस, और ये कोई क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं देती, बल्कि शांति को देखने का एक बिल्कुल अलग, एक फाउंडेशनल तरीका सुझाती है। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि शांति या पीस शब्द आजकल इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि इसका असली मतलब ही कहीं खो गया है। जेम्स एलन के लिए शांति का मतलब सिर्फ तनाव की गैर मौजूदगी नहीं है। हमारी आज की इस पड़ताल का मकसद यही समझना है कि एलन के अनुसार सच्ची और टिकाऊ शांति कैसे हासिल की जा सकती है, और उनका फ्रेमवर्क 3 हिस्सों में बटा है। पहला कदम है ध्यान की शक्ति को समझना, फिर आता है हमारे अंदर चल रहे एक बड़े संघर्ष को पहचानना, और आखिर में एक ऐसी अवस्था पाना जिसे वो निस्वार्थ प्रेम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी पिलर है ध्यान, यानी मेडिटेशन। लेकिन रुकिए, ये शायद वैसा नहीं है जैसा हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं। मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना और कुछ ना सोचना। एग्जैक्टली। एलन के लिए ध्यान कोई पैसिव एक्टिविटी नहीं है। वो इसे आलस्य में खोए रहने से बिल्कुल बिल्कुल अलग बताते हैं। उनके अनुसार ध्यान एक बहुत ही एक्टिव और इंटेंस प्रोसेस है। उनका एक बहुत पावरफुल आइडिया है कि आप जिस भी चीज पर लगातार और गहराई से अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, आप धीरे धीरे वही बन जाते हैं। ये एक यूनिवर्सल लॉ की तरह काम करता है। मतलब अगर हम अपनी नाकामियों, अपनी चिंताओं पर ही फोकस करते रहेंगे या फिर दूसरों की गलतियों पर, तो हमारी पूरी शख्सियत ही वैसी बन जाएगी, नेगेटिव और चिंतित। हाँ। और अगर हम जानबूझकर अपना ध्यान अच्छाई, करुणा, इन चीजों पर लगाएंगे, तो हमारा स्वभाव वैसा ही हो जाएगा। ये तो यू आर वॉट यू ईट की जगह जैसे यू आर वॉट यू थिंक वाली बात हो गई। बिल्कुल, ये एक मानसिक खुराक की तरह है, और इसीलिए एलन कहते हैं कि ये खोज और बिना समझौते वाली सोच की एक प्रक्रिया है। आप आलस में रहकर महान विचार नहीं सोच सकते, इसके लिए एफर्ट लगता है। और यहीं पे मुझे एक बात बहुत दिलचस्प लगी। किताब में ध्यान के लिए सबसे अच्छे समय पर, मतलब सुबह के वक्त पर बहुत जोर दिया गया है। सुबह का वो शांत समय जब बाकी दुनिया सो रही होती है। इसमें एक कोट है जो मेरे दिमाग में अटक गया है। महान लोगों द्वारा जो ऊंचाइयां हासिल की गईं और बनाई रखी गईं, वे अचानक उड़ान से नहीं मिली, बल्कि वे जब उनके साथी सो रहे थे, रात में ऊपर की ओर मेहनत कर रहे थे। वाह! हम सफलता को हमेशा एक पब्लिक इवेंट की तरह देखते हैं, पर ये उसे एक अकेले में रात के अंधेरे में की गई मेहनत की तरह दिखाती है। और ये सिर्फ जल्दी उठने की कोई रोमांटिक बात नहीं है। ये असल में आत्म अनुशासन और अपनी सुस्ती पर जीत पाने का पहला सिंबॉलिक कदम है। अगर आप अपने सोने की इच्छा पर काबू पा सकते हैं, तो आप किसी भी चीज पर काबू पा सकते हैं। और इस प्रैक्टिस को एक स्ट्रक्चर देने के लिए एलन बुद्ध के 5 महान ध्यान का उदाहरण देते हैं। ये कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि एक तरह से इमोशनल और मेंटल जिम का पूरा वर्कआउट रूटीन है। मेंटल जिम? हाँ, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे? देखिए, इसमें पहला है प्रेम का ध्यान, जहां आप अपने दुश्मनों समेत सभी के लिए अच्छा सोचते हैं। दूसरा है करुणा का ध्यान, जहां आप दूसरों के दुख को महसूस करते हैं। तीसरा है आनंद का ध्यान, जिसमें आप दूसरों की सफलता पर जलने के बजाय जेन्युइनली खुश होते हैं। चौथा है अशुद्धता का ध्यान, जिसमें आप नेगेटिव एक्शंस के बुरे परिणामों पर सोचते हैं। और पांचवा है समभाव का ध्यान, जहां आप सुख, दुख, सफलता, असफलता, इन सब में शांत रहना सीखते हैं। समझ गई। तो ये मेरा मतलब है, ये सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा वाली बात नहीं है। ये तो अपने मन को, मुश्किल भावना को हैंडल करने के लिए ट्रेन करने जैसा है। सही बात है। अपने दुश्मन के लिए अच्छा सोचना या किसी की कामयाबी पर खुश होना, ये तो इमोशनल वेट लिफ्टिंग जैसा ही है। एग्जैक्टली। ये एक कंप्लीट वर्कआउट है। ये आपको सिर्फ शांत नहीं बनाता, बल्कि इमोशनल रूप से मजबूत और फ्लेक्सिबल बनाता है। ठीक है, तो जब हम इस तरह ध्यान में अपने अंदर झांकते हैं, तो हमें वहां मिलता क्या है? क्या सिर्फ शांति और सुकून ही होता है? एलन कहते हैं नहीं,
असल में शुरुआत में वहां एक युद्ध का मैदान मिलता है। हाँ, और यही हमें उनके दूसरे बड़े आइडिया पर लाता है, दो स्वामियों की लड़ाई। एलन कहते हैं कि हमारी आत्मा के अंदर एक कांस्टेंट बैटल चल रहा है। ये लड़ाई है स्व मतलब सेल्फ और सत्य मतलब ट्रूथ के बीच। स्व है हमारा अहंकार, हमारी इच्छाएं, हमारे जुनून, हमारा घमंड, वो मैं सही हूं वाली फीलिंग। और सत्य क्या है? सत्य है विनम्रता, धैर्य, पवित्रता और निस्वार्थ प्रेम। बुद्ध का एक कथन है जिसे एलन कोट करते हैं, जहां स्व है वहां सत्य नहीं, जहां सत्य है वहां स्व नहीं। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, एक ही सिंहासन पर दो राजा नहीं बैठ सकते। ये स्व वाली बात तो मुझे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप की याद दिलाती है। हाँ। जब कोई पॉलिटिकल बहस छिड़ जाती है तो कुछ देर बाद कोई भी सच जानने में इंटरेस्टेड नहीं होता। सब बस ये साबित करना चाहते हैं कि मैं सही हूं और तुम गलत हो। हाँ। हर कोई अपनी अपनी राय का नहीं बल्कि अपने स्व का बचाव कर रहा होता है। वही है स्व की लड़ाई, है ना? एकदम परफेक्ट उदाहरण है ये। बिल्कुल। किताब भी यही कहती है कि सत्य को उसको बचाव की जरूरत ही नहीं होती, वो अपने आप में पूरा है। सत्य का अनुयायी दूसरों के खिलाफ नहीं बल्कि अपने खिलाफ, अपने स्व के खिलाफ हथियार उठाता है। इसका मतलब है वो अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है, अपनी सोच को चैलेंज करने और सीखने के लिए तैयार रहता है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, अपनी बात रखना मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड करना। हाँ, डिफेंड करना भी तो जरूरी है, खासकर प्रोफेशनल लाइफ में। तो हम स्व की लड़ाई और एक हेल्थी डिबेट के बीच लाइन कहाँ खींचें? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब एक शब्द में है, विनम्रता, ह्यूमिलिटी। और विनम्रता का मतलब दब्बू होना नहीं है, इसका मतलब है ये समझना कि शायद, सिर्फ शायद, मैं पूरी तरह सही ना हूं। जब आप इस माइंडसेट के साथ किसी कॉन्वर्सेशन में जाते हैं तो आपका मकसद जीतना नहीं बल्कि सच के करीब पहुंचना हो जाता है। अच्छा। तब आप दूसरों को सुनते हैं, उनसे सीखते हैं और अगर जरूरत पड़े तो अपना नजरिया बदलते भी हैं। स्व जीतने चाहता है, सत्य सीखना चाहता है, यही फर्क है। वाह, स्व जीतना चाहता है, सत्य सीखना चाहता है, ये बहुत पावरफुल है। तो अगर हम इस मुश्किल लड़ाई में अपने स्व पर काबू पा लेते हैं तो हमें मिलता क्या है? व्हाट्स द एंड गेम? यहीं पर किताब का 30 और सबसे गहरा कॉन्सेप्ट आता है, निस्वार्थ प्रेम और सच्ची आध्यात्मिक शक्ति। हाँ, एलन मानवीय प्रेम यानी ह्यूमन लव और निस्वार्थ या दिव्य प्रेम, डिवाइन लव, इन दोनों के बीच एक बहुत जरूरी अंतर बताते हैं। वे कहते हैं कि मानवीय प्रेम अक्सर किसी एक व्यक्ति, एक चीज या एक विचार से चिपक जाता है, उससे अटैच हो जाता है, और जहां अटैचमेंट है वहां डर है, उसे खोने का डर। हाँ, उसे खोने का डर। और जब वो चीज दूर हो जाती है तो हमें दुख होता है। इसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी सोच रही थी। मानवीय प्रेम एक स्पॉटलाइट की तरह है, बहुत तेज, बहुत इंटेंस, पर एक ही जगह फोकस होता है। अगर वो इंसान या चीज उस स्पॉटलाइट से हट जाए तो वहां अंधेरा हो जाता है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और उसी तरह निस्वार्थ प्रेम सूरज की तरह है, ये सब पर बराबर रोशनी डालता है, बिना किसी भेदभाव के, बिना कुछ वापस मांगे। ये किसी एक पर निर्भर नहीं है, इसलिए इसके बुझने का डर नहीं है। ये किसी से चिपकता नहीं, इसलिए इसमें पीड़ा नहीं होती। ये एक स्थिर, शांत और अनकंडीशनल वार्मथ है। लेकिन एक मिनट, ये सुनने में थोड़ा ज्यादा ही आदर्शवादी नहीं लगता? मतलब इज इट इवन पॉसिबल असल जिंदगी में बिना किसी अटैचमेंट के प्यार करना? ये तो थोड़ा ठंडा और दूर का नहीं लगता? ऐसा नहीं लगेगा कि हमें किसी की परवाह ही नहीं है? नहीं, ये स्केप्टिसिज्म बहुत स्वाभाविक है और ये सवाल आना भी चाहिए। लेकिन एलन का पॉइंट ये नहीं है कि आप परवाह करना छोड़ दें, बल्कि ये है कि आपकी परवाह डर और अधिकार से न जुड़ी हो। ये अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो मैं दुखी हो जाऊंगा वाले प्यार से अलग है। ये मैं तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा चाहूंगा चाहे तुम कहीं भी रहो वाला प्यार है। अच्छा, ये कोल्ड नहीं है बल्कि ये डर से आजाद है, और यही आजादी सच्ची शक्ति का स्रोत है। और यही सच्ची शक्ति है, मतलब व्यक्तिगत इच्छा या जिद नहीं बल्कि किसी सिद्धांत पर टिके रहना। बिल्कुल, असली शक्ति अपनी बात मनवाने में नहीं है, असली शक्ति सही सिद्धांत पर टिके रहने में है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। एलन जीसस का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने दिव्य प्रेम के सिद्धांत पर टिके रहने के लिए हर पीड़ा सही लेकिन सिद्धांत नहीं छोड़ा। ये शक्ति आत्मनियंत्रण, धैर्य और संभाव से आती है। जब आप अपने स्व से नहीं बल्कि सत्य से ऑपरेट करते हैं तो आपको बाहरी ताकत की जरूरत नहीं पड़ती, आपके अंदर ही एक अटूट शक्ति होती है। इस अवस्था को समझाने के लिए किताब में एक बहुत सुंदर वाक्य है, दुनिया में रहना
लेकिन दुनिया का न होना, मुझे ये हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता था। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? इसका प्रैक्टिकल मतलब है अपनी जिम्मेदारियां निभाना, लेकिन उनके इमोशनल ड्रामा में न फंसना। आप एक अच्छे एम्प्लॉई, एक अच्छे पेरेंट, एक अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी को इन रोल से पूरी तरह नहीं जोड़ते हैं। आप ऑफिस की पॉलिटिक्स में हिस्सा लिए बिना अपना काम अच्छे से करते हैं। आप अपने बच्चों की परवाह करते हैं, लेकिन उनकी हर नाकामी को अपनी नाकामी नहीं मानते। सही है। आप दुनिया के खेल में शामिल होते हैं, लेकिन आपको पता होता है कि आप सिर्फ एक खिलाड़ी हैं, पूरा खेल नहीं। यही है अपने भीतर के दुश्मन स्वार्थ, घृणा, अहंकार को त्याग कर दुनिया में जीना। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें तो जेम्स एलन के अनुसार शांति का रास्ता कोई बाहरी खोज नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक यात्रा है। ये एक अनुशासित सोच और ध्यान से शुरू होती है, जो हमें हमारे अपने सबसे बड़े दुश्मन, हमारे अहंकार या स्व के खिलाफ एक लड़ाई की ओर ले जाती है। और अगर हम ये लड़ाई जीत जाते हैं तो हम एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जहां हम बिना डर और अटैचमेंट के प्रेम कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये निस्वार्थ प्रेम सच्ची शक्ति और स्थायी शांति का सोर्स है। तो जो सवाल हमने शुरू में पूछा था उसका जवाब मिल गया। बिल्कुल नहीं। शांति पाने के लिए दुनिया से भागने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि इसकी खूबसूरती यही है कि ये रास्ता किसी के लिए भी बंद नहीं है, चाहे वो कहीं भी हो, कुछ भी कर रहा हो। एलन कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा उपकारक या बेनिफैक्टर वो नहीं है जो बड़े बड़े काम करता है, बल्कि वो है जो अपने ही दिल को शुद्ध करता है। क्योंकि एक शांत और शुद्ध हृदय से जो भी निकलेगा वो अच्छा ही होगा। अभ्यास का मार्ग बहुत सीधा है। बुराई का बदला अच्छाई से, नफरत का बदला प्यार से और कठोरता का बदला विनम्रता से देना। किताब का अंत पूर्ण शांति की अनुभूति या द रियलाइजेशन ऑफ परफेक्ट पीस के विचार के साथ होता है। ये सिर्फ बाहरी शोर की गैर मौजूदगी नहीं है, ये हर चीज के केंद्र में मौजूद उस शाश्वत मौन, उस ग्रेट काम के साथ एक कॉन्शियस कनेक्शन है। एक ऐसी शांति जिसे बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, भंग नहीं कर सकती। और इस चर्चा को समाप्त करने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जेम्स एलन एक बहुत ही एम्पावरिंग बात कहते हैं। हम वो हैं जो हम बनना चाहते हैं, जो हम बनना पसंद करते हैं। इसका मतलब है कि चुनाव हमेशा हमारे हाथ में है। अगर शांति और अशांति दोनों हमारे अंदर की ही अवस्थाएं हैं जो हमारे विचारों से पैदा होती हैं, तो सवाल यह है कि हम हर पल, हर क्षण किसे चुन रहे हैं, अपनी स्व की अशांत दुनिया को या सत्य की शांत दुनिया को।